हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, अपन ने उस वीडियो में इंट्रो प्लस एग्जाम्पल 1 और 2 अपन ने उस वीडियो में कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। इवन आपको आप कोई सी भी क्लास के अंदर, कोई से भी चैप्टर में, कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.1 का जो इंट्रो है वो कंप्लीट कर देंगे। इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 से लेकर 7 तक के जो एग्जाम्पल है वो कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, वो क्या कह रहा है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक लिख कर रखे गए हैं। कोई बॉक्स है, उसके अंदर 10 कार्ड हैं और 10 कार्डों पर जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक के नंबर लिखे गए हैं। ठीक है, और उन्हें अच्छी तरह से मिलाया गया। उन सब कार्ड को क्या कर दिया, अच्छे से मिला दिया गया। ठीक है, इस बक्से से एक कार्ड रेंडमली चूज किया जाता है। उस बॉक्स से एक कार्ड हमें चूज करना है। ठीक है, यदि यह ज्ञात है, ये ज्ञात है हमें कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है ना, ये इवेंट तो हो गया है ना, ये घटना तो घटित हो चुकी है कि निकाले गए कार्ड पर जो संख्या है वो 3 से अधिक है। तो संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है, तो हमें उस नंबर के, ये तो हमें पता है कि जो निकाला गया कार्ड जो था वो 3 से बड़ा है, उस कार्ड के फिर इवन होने की हमें क्या करनी है, प्रायिकता फाइंड करनी है ना। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक इवेंट तो घटित हो चुका है और दूसरे इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो आंसर में दिया है बक्से में कुल 10 कार्ड हैं, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 10। और वो कौन से होंगे लिख दो चाहे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ठीक है। अब ये घटना घटित हो चुकी है, यह घटना दिया गया है या पता है हमें ना, ये दिया गया है, ये ज्ञात है, ये दिया गया है कि निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या है, 3 से अधिक है ना। अब ये घटना ई हमें फाइंड क्या करनी है, इस संख्या के सम होने की प्रायिकता, ई तो फाइंड करनी है ना। ज्ञात क्या करना है, संख्या, निकाली गई संख्या, निकाले गए कार्ड पर संख्या कैसी हो, सम है ना। तो फिर कौन से इस इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, इसमें से सैंपल स्पेस में से कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें जो इवन नंबर है वो वाले 2 4 6 8 एंड 10। ठीक है, और एफ एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया, जो इवेंट घटित हो चुका है उसको एफ मानेंगे ना। क्या, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है ना, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। 3 से अधिक है तो मतलब इस इवेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए जब इवेंट जो एफ जो है वो अकर्ड है ना, वो घटित हो गई है। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। सिंस ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, 4 6 8 10 है ना, 4 6 8 और 10। ठीक है, तो देयरफॉर इसलिए घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, उसको लिखेंगे कैसे, मैथमेटिकली कैसे लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड है ना। तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ जो घटित हो चुकी है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो लिख दो फिर, क्योंकि पी इंटरसेक्शन पी घटना ही की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है ना, क्योंकि जो आउटकम है ना, बॉक्स से एक कार्ड निकालना सारे के सारे क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम है ना। 1/10 1/10 1/10 1/10 ये चर्चा की थी अपन ने ना, कि
कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये वाला जो फॉर्मूला है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपन तब अप्लाई करेंगे जब सैंपल स्पेस के सारे आउटकम क्या हो, इक्वली लाइकली हो, है ना। क्योंकि इक्वली लाइकली समसंभाव्य कौन से होते हैं, जब सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो, समान हो, है ना, इक्वल हो। तो देखो इसकी भी 1/10 कार्ड चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/10 है सबकी, तो वो फॉर्मूला अपन लगा देंगे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, है ना। तो यहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए मेरे को, ई इंटरसेक्शन एफ की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये रीजन लिख दो, सिंस all outcomes are in S are equally likely outcome, equally likely outcomes, है ना। ये जो घटना सैंपल प्रतिदर्श समष्टि के जो सारे परिणाम हैं, ये प्रतिदर्श बिंदु हैं, वो सारे क्या हैं, समसंभाव्य परिणाम, है ना। इसलिए ये से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन है, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है, 4, कितने हैं, 4 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने हैं, 10 में से 3 गए तो 7, कितने बच गए, 7 हैं क्या, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ये है ना, ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड क्या होगी, 4/7। चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर मैच करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में क्या है, 4/7, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहे हैं कि एक पाठशाला में 1000 विद्यार्थी है ना, कोई स्कूल है, उसके अंदर 1000 के हैं स्टूडेंट हैं, जिनमें से 430 लड़कियां हैं। यह ज्ञात है कि 430 में से 10% लड़कियां 12th क्लास में पढ़ती हैं, है ना। देखो ये तो डेटा दे रखा था कि एक स्कूल है ना, ये एक स्कूल है, उसमें 1000 स्टूडेंट हैं, उनमें से 430 लड़कियां हैं, ठीक है। और यह ज्ञात है, वो उन्हें पता है कि 430 में से 10% जो लड़कियां भी, देखो टोटल स्टूडेंट 1000 है, 430 लड़कियां, और 430 लड़कियों में से 10% लड़की, क्योंकि 430 लड़कियों में से 10% लड़की क्या पढ़ती हैं, 12th क्लास में पढ़ती हैं, ठीक है। ये तो डेटा दे रखा था। क्या प्रायिकता है कि रैंडमली चूज किया गया जो विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है, ये तो प्रायिकता ज्ञात करनी है ना, कि चुना गया विद्यार्थी किस में पढ़ना चाहिए, कक्षा 12 में पढ़ता है। यह ज्ञात है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है, ये दे दिया है ना, ये दे दिया, ये बात दे दी, ये इवेंट तो हो गया है, ये घटना तो घटित हो गई कि जो चुना गया विद्यार्थी वो क्या है, लड़की है। बोले सर यहाँ 2 बातें दी थी, यह ज्ञात है और यह ज्ञात है ना, ये कन्फ्यूजन है थोड़ा, ये क्या है, कन्फ्यूजन है, ये दे दिया, 2 बातें दे दी। ये तो डेटा दिया हुआ था ना कि 430 में से 10% लड़कियां 12th क्लास की हैं, ये तो डेटा था, ठीक है। अब प्रायिकता जिसकी फाइंड करनी है उसके बाद देखते हैं। यह प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छा चुना गया विद्यार्थी 12 में पढ़ता है ना, क्लास 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए, और यह घटना घटित हो चुकी है कि चुना गया विद्यार्थी क्या है, लड़की है ना। तो देखते हैं, पहले जो डेटा दे रखा है वो लिखते हैं। दिया है कुल विद्यार्थी, मैं जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ वैसे ही करता हूँ जैसे आप एग्जाम के अंदर करोगे ना, शॉर्ट में, इन शॉर्ट में कुछ नहीं बता रहा। 1000 है ना, लड़कियां बराबर कितनी हैं, 430, इसलिए वैसे तो लड़कों से हमें मतलब नहीं है, फिर भी अपन चेक कर ले रहे हैं कितने हैं लड़के। 1000 माइनस 430 है ना, तो 570, क्या 570 लड़के हैं, ठीक है। और कक्षा 12 में कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां, बराबर। देखो क्या बोला उसने, ये क्या था कि 430 में से 10% लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती है ना, तो 430 का 10% है ना, तो क्या हो गया, 430 × 10 बट्टा में 100, तो 000। तो कितनी लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, 43 लड़कियां कक्षा 12 में पढ़ती हैं, ठीक है। प्रायिकता वाले टॉपिक पे चलते हैं ना। ज्ञात क्या करना है इस बात की, एक बार क्या प्रायिकता है कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है ना, तो कक्षा, एक इवेंट मैंने डिफाइन कर दिया,
ई है ना, ई एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि कक्षा 12 चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में। इवेंट ई मैंने एक डिफाइन कर दिया कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है ना, पढ़ता है, ठीक है। अब इसमें कितने एलिमेंट होंगे, बोले सर कक्षा 12 में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी होंगे, उसका हमें पता नहीं है ना, इसका हमें पता नहीं है। देखो सब शब्दों में बोला है कि 1000 विद्यार्थी हैं, 430 लड़कियां हैं। हमें लड़कियों का पता है कि कक्षा 12 में पढ़ने वाली कितनी लड़कियां हैं, 43 लड़कियां हैं। लड़कों का पता नहीं, तो विद्यार्थी अपन डिसाइड नहीं कर सकते। एफ एक इवेंट है जो हो चुका है ना, वो हो चुका, वो क्या है कि चुना गया विद्यार्थी लड़की है ना, चुना गया विद्यार्थी, चुना गया विद्यार्थी लड़की है ना। इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ या यूं लिख दो पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हैं, चुना गया विद्यार्थी लड़की है ना, चुना गया विद्यार्थी लड़की है, जिनमें से 30 लड़कियां कितनी हैं, 430 है ना। लड़कियां कितने में से चुनी जा सकती हैं, 430 में भी 1000 बच्चे हैं। देखो 1000 बच्चे हैं, 430 लड़कियां हैं और लड़के कितने हैं 570। इनमें से एक लड़की चूज करूं तो इनमें से तो आएगी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सम एफ में कितने होंगे, 430 एलिमेंट होंगे ना, ठीक है, ठीक है। और यहां भी लिख दो, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 1000 विद्यार्थी है ना। चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और लड़की है ना। तो देयरफॉर ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ है ना। देखो बात समझो यहाँ पे ना, मान लो कक्षा 12 में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं, मान लो 100 विद्यार्थी है ना, ठीक है। और कक्षा 12 में पढ़ने वाली लड़कियां कितनी हैं, 43 हैं। टोटल तो इसमें 100 हैं और ये गर्ल्स कितनी हैं, 43 है ना। तो देखो चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है 100, और चुना गया विद्यार्थी लड़की भी और कक्षा 12 में पढ़ती हो, इनका इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इसी का इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, ये बात समझो कि ई क्या कह रहा है, चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में हो, और एफ क्या कह रहा है, वो लड़की हो। तो 12 में पढ़ने वाली लड़कियां वो कितनी होंगी, 43 ही तो होंगी, 43 ही तो होंगी। समझ में आएगी बात कि चुना गया विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है और वो लड़की होनी चाहिए, इनका इंटरसेक्शन तो कितनी 12 में पढ़ने वाली लड़कियां तो ही ये हो गया है ना। इसलिए घटना ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है ना, हो चुकी है, तो क्या होगा उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस है ना। यहाँ लिख दो, ये वाला फॉर्मूला अपन क्यों अप्लाई करें प्रोबेबिलिटी के लिए, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स ना, आउटकम्स इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। ये कैंसिल आउट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हैं 43 अपॉन 430, काट दिया तो 1/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो कितना हुआ 1/10। चेक कर ले रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 1/10 है ना, 1/10 0.1 हो जाएगा, 0.1 दे रखा उसने। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकिए और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि एक पासे को 3 बार उछालने के परीक्षण में घटना ए और बी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक डाई को 3 बार थ्रो किया जाता है, ठीक है। और उसमें 2 इवेंट डिफाइन कर दिए। इवेंट ए को तो डिफाइन किया कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, मतलब थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम कुछ भी आए, सेकंड टाइम कुछ भी आए, लेकिन थर्ड टाइम फिक्स कर दिया कि क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है।
और इवेंट एक बी डिफाइन कर दिया कि फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो 6 आएगा और सेकंड टाइम उछालेंगे तो 5 आएगा, थर्ड टाइम कुछ भी है, ये दूसरा इवेंट डिफाइन कर दिया। ठीक है, फिर उसने बोला कि घटना बी का घटित होना दिया गया, ये तो दे दिया, ये वाला इवेंट तो अकर्ड है ना, ये वाली घटना घटित होगी, तो ए की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना। तो देखते हैं आंसर में, एक पासे को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, है ना, सैंपल स्पेस में कुल कितने एलिमेंट होंगे ना, 3 बार उछालेंगे। तो 11th क्लास के अंदर अपन ने सीखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेशन काउंटिंग, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कि पासे को फर्स्ट टाइम, डाई को फर्स्ट टाइम फेंकेंगे तो 6 आउटकम, सेकंड टाइम भी 6 आउटकम और थर्ड टाइम भी 6 आउटकम। एंड क्यों, एंड क्योंकि 3 बार उछाल रहे हैं और एंड के लिए क्या लगेगा, मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने आउटकम होंगे, 216 आउटकम होंगे ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 216, है ना। ठीक है, ठीक है, ये बात पता चल गई। अब ये सारे आउटकम लिखेंगे तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, पूरा 2-3 घंटे इसी में लगे ना। तो टोटल आउटकम्स के हमें मतलब नहीं है ना। इवेंट क्या कह रहे हैं वो देखते हैं ना। इवेंट ए है ना, घटना ए क्या है, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, है ना, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना, है ना, प्रकट होना। तो इसमें अपन आइडिया ले रहे हैं कितने एलिमेंट होंगे, इसमें भी देख लेते हैं कितने एलिमेंट होंगे ना, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम है। यहाँ तो 4 फिक्स कर दिया ना, ये 4 आउटकम नहीं है, यहाँ 4 फिक्स कर दिया कि एक ही आउटकम आएगा 4। कौन सा, एक ही आएगा इसमें ना, एक ही आउटकम आएगा, वो आएगा कौन सा, 4। यहाँ 6 में से कोई सा भी आ सकता है, 6 में से कोई सा भी आ सकता है ना। तो 6 × 6, 6 × 6 × 1 तो कितने होंगे, 36 आउटकम होंगे इवेंट ए में भी। बोले सर कैसे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग क्या कहती है कि तीसरी उछाल पर तो 4 आएगा ना, 4 फिक्स कर दिया, यहाँ फिक्स कर दिया, एक आउटकम आएगा 4, है ना। इनमें पहले 6 में से, पहले 2 बार में फर्स्ट टाइम उछालेंगे तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, सेकंड टाइम उछालेंगे तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, टोटल कितने होगी, 36 आउटकम। वो होंगे कौन से एक रफ आइडिया ले लो ना। देयरफॉर ए देखो, है ना, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम तो 4, फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, इसी तरह से फर्स्ट टाइम 1, सेकंड टाइम फिर 6, 3 4 6 और थर्ड टाइम 4, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम 4, ठीक है। फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट टाइम 2, सेकंड टाइम 6 और थर्ड टाइम 4, ठीक है। अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ खत्म नहीं हुई, है ना। फिर फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम 4, फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, इस तरह से चलेगा। तो फर्स्ट टाइम 3, सेकंड टाइम 6, थर्ड टाइम 4, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट टाइम 4, है ना, 4, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम भी क्या आएगा 4, ठीक है। फर्स्ट टाइम 1, फर्स्ट टाइम 4, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, इस तरह से चलता चलता क्या होगा, फर्स्ट टाइम 4, सेकंड टाइम 6 और थर्ड टाइम 4, थर्ड टाइम तो 4 फिक्स है, ठीक है। और फर्स्ट टाइम 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, है ना। और फर्स्ट टाइम क्या होगा 5, सेकंड टाइम 1, थर्ड टाइम 4, इस तरह से फर्स्ट टाइम 5, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, इसी तरह से चलता चलता फर्स्ट टाइम 5, सेकंड टाइम 6, थर्ड टाइम 4, ठीक है। फिर क्या हो सकता है, फर्स्ट टाइम 6, सेकंड टाइम 1 और थर्ड टाइम क्या होगा 4, थर्ड टाइम तो 4 फिक्स है, फर्स्ट टाइम 6, सेकंड टाइम 2, थर्ड टाइम 4, और इस तरह से चलते चलते 6, 6 और 4, ये टोटल 36 होंगे। देखो 6, 1 2 3 4 5 6 6 6 12 6 18 6 24 36 6 36, ये 36 आउटकम होंगे, ठीक है, इवेंट ए के अंदर ना। इवेंट बी क्या कह रहा है, क्या डिफाइन किया इसने इवेंट बी को, क्योंकि ये पहली उछाल पर संख्या 3 और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना। तो पहली उछाल पर संख्या कितनी, 6, संख्या 6, और दूसरी उछाल पर संख्या 5 प्रकट होना ना, प्रकट होना, है ना। तो देखो पहली उछाल पर 6 और दूसरी उछाल पर क्या होना चाहिए
पहली उछाल पर 6 है ना, पहली उछाल पर तो संख्या 6 और दूसरी पर 5, पहली पर 6 दूसरी पर 5 होगा और तीसरी पर क्या होगा, तो इसमें देखते पहले ना, तो देखो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। पहली उछाल पर क्या है 6, दूसरी पर 5 फिक्स है, तीसरी पर 1 आ सकता है, 6 5 2 आ सकता है ना, ये फिक्स। इवेंट बी में कौन से एलिमेंट होंगे, फर्स्ट डाई को जब थ्रो किया फर्स्ट टाइम 6 है, सेकंड टाइम 5 है, थर्ड टाइम कुछ भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 5 3 आ सकता है, 6 5 4 आ सकता है, 6 5 5 आ सकता है, और 6 5 सॉरी सेकंड टाइम तो 5 है, 6 5 6 आ सकता है ना, यस थे 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6, ये इवेंट बी हो गया ना। अब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट होंगे, है ना, इसमें 6 5 1 से लेके 6 5 6 तक के हैं ना, तो 6 6 5 यहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा देखो 6 5 4, तो ये एक एलिमेंट होगा जो दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा ना। देखो 6 1 4 6 2 4 6 3 4 6 4 4 6 5 4, तो इसमें कौन सा एक एलिमेंट आएगा 6 5 4, है ना, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में ये एलिमेंट है। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, घटना बी की प्रायिकता दिया गया ना, इसलिए घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, ये तो दोनों में फाइंड करना पड़ेगा ना। ए घटित हो चुकी है, बी की फाइंड करनी है तो भी ये चाहिए, और बी घटित हो चुकी है, ए की फाइंड करनी है तो भी चाहिए ना। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देयरफॉर इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज बीन अकर्ड, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, है ना, सेकंड वाली की, ठीक है। तो इसमें इक्वली लाइकली है ना, क्योंकि 216 आउटकम होंगे, वो सारे क्या हैं, इक्वली लाइकली हैं ना। देख लो आप 1/6 1/6 1/6, तो 1/200 1/6 इंटू 1/6 इंटू 1/6, तो 1/216, सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जितने भी 216 आउटकम है उनकी सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/216, है ना। क्या होगा इसका फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। रीजन देखें, सिंस इक्वली, ये रीजन दे दिया करो ना, इक्वली लाइकली आउटकम्स, तो ये कट गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, एक ही एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, आप यूं मत लिख देना, यूं ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे। अब ये पूरा एक आउटकम है कि पहली उछाल पर 6, दूसरी पर 5 और तीसरी पर 4 है ना, तो कितना है 1/, बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आई, ए की, जब बी घटित हो चुकी है, कितनी है 1/6। चेक कर ले रहे हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 में 1/6 बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, एग्जाम्पल नंबर 5 था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योग 6 पाया गया, है ना। ये इवेंट तो अकर्ड है ना, ये घटना तो घटित होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना 6 है, ठीक है। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सहप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कौन से इवेंट की, कि 4 जो है एटलीस्ट 1 टाइम अकर्ड, है ना, दोनों जो डाई है उनमें 4 एटलीस्ट क्या हो 1 बार आए, है ना, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। और ये घटना घटित कौन सी होगी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है 6, है ना। तो दो पासों को जब फेंका जाता है टोटल 36 आउटकम होते हैं। 10th क्लास से अपन लिखते आ रहे हैं, लिख भी सकते हैं, और इनका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से भी काम चल जाएगा। तो देखते हैं आंसर में, एक पासे को 2 बार फेंकने पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू होंगे 36। बोले सर कैसे, अभी बताओ। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग 11th क्लास, है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में
क्या है, फर्स्ट टाइम जब डाई को थ्रो करूंगा तो कितने एलिमेंट हो सकते हैं, आउटकम आ सकते हैं उसमें से 6 या 1 आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6 है ना। एंड सेकंड टाइम, एंड के लिए मल्टीप्लाई, सेकंड टाइम थ्रो करूंगा तो भी 6, तो 6 × 6 कितने होगी 36, ठीक है ना। तो घटना ई मैंने जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है उसको ये मान ले रहा हूं ना, संख्या 4 न्यूनतम एक बार प्रकट होना है ना, दोनों पासों में संख्या 4 न्यूनतम एक बार है ना, एक बार प्रकट हो। तो इसमें कौन से एलिमेंट होंगे देखो, है ना, 4 कम से कम एक बार आना चाहिए ना। तो फर्स्ट टाइम 4, सेकंड टाइम कुछ भी बना सकता है, फर्स्ट टाइम 4, सेकंड टाइम 2, 4 3, 4 4, 4 5 और 4 6, है ना, ये हो सकते हैं। इवेंट ई में या तो 4 मिनिमम एक बार आना चाहिए, पहली बार आए या दूसरी बार आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, है ना। या क्या हो सकता है, 1 4, 2 4, 3 4, 4 4 पहले आ ही गया ना, 4 4 पहले आ ही गया, तो 5 4 और 6 4। तो इवेंट ई में इतने आउटकम होंगे। बोले सर कैसे, 4 एक बार आना चाहिए, कम से कम 4 एक बार, है ना, ज्यादा ज्यादा जितनी बार आए आ सकता है ना। तो पहली बार 4 आ सकता है, दूसरी बार 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। दूसरी बार 4 आ सकता है, पहली बार में 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, और 4 पहले आ गया था तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। एफ क्या है, इवेंट क्या, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना है, 6 पाएगा ना, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना था, 6, है ना, 6 पाया गया, योग 6 हो। तो इवेंट एफ में कौन से एलिमेंट होंगे ना, 6 कैसे बन सकता है देखो, 1 5 या 5 1, ठीक है, 2 4 या 4 2, ठीक है, और 3 3, ठीक है, ये होंगे भी 6। दोनों पासों की संख्या, दोनों फर्स्ट डाई पे भी 1 से लेके 6 तक के नंबर है, सेकंड पे भी 1 से लेके 6 तक के नंबर है ना। फर्स्ट 5 आए, 1 आए तो 6, है ना, इन दोनों का योग 6 होगा, या इन दोनों का, है ना, ये 2 होगी, 1 5 या 5 1, 2 4 या 4 2, 3 3 या 3 3, 3 3 एक ही बार होगा ना, और कुछ होगा नहीं, है ना, ठीक है। फिर देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में है ना, जो दोनों में है, तो 2 4 उसमें देखो और 4 2, तो क्या आएगा 2 4 4 2, ठीक है। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए अब, ई की प्रोबेबिलिटी ना। देयरफॉर घटना ई की प्रायिकता, ई की सह प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशन क्या है कि घटना एफ घटित हो चुकी है, जबकि ये तो कंडीशन है, इसीलिए तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। और यहाँ रीजन वही जो दे रहा है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एक कट जाएंगे, तो इंटरसेक्शन एफ में कितने हैं, 2 ही आउटकम हैं, 2 एफ में कितने हैं, एफ में 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो ये व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, तो कितने आएगी 2/5। चेक कर ले रहे हैं, आंसर चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में है 2/5, बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं इसके लास्ट एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि एक सिक्के को उछालने के परीक्षण पर विचार कीजिए ना। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें कॉइन को टॉस किया जाता है, ठीक है।
ठीक है। आगे क्या बोल रहे देखो, यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होता तो सिक्के को पुनः उछाले ना। यदि सिक्के पर कोइन पर हेड आया तो फिर से कोइन को टॉस करेंगे, ठीक है। परंतु यदि सिक्के पर पट प्रकट होता है तो एक पासे को फेंके ना। यदि सिक्के पर हेड आया तो कोइन को फिर से कोइन को उछालेंगे, और कोइन पे टेल आया तो एक डाई को थ्रो करेंगे, ठीक है। यदि घटना कम से कम एक पट प्रकट होना दिया गया ना, एटलीस्ट वन हेड का जो आना वो तो क्या है, इवेंट है, अकर्ड है ना, घटित होना दिया गया है, तो घटना 5 से पर संख्या 4 से बड़ी प्रकट होना की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना। तो हमें एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि जो डाई पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 है, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो पहले अपन क्या लिखेंगे आंसर में, क्योंकि सिक्के पर दो फलक H व T तथा पासे पर 6 फलक है ना। कितने फलक? 6 फलक। कौन से 1 2 3 4 5 और 6 होती है ना। तो देयरफॉर अपन क्या लिखेंगे इसका सैंपल स्पेस, इस इवेंट का क्या लिखेंगे सैंपल स्पेस। और इसको कैसे लिखेंगे ट्री डायग्राम से। और कहाँ सीखा था अपने 11th क्लास के अंदर, अपने एक्सरसाइज 16.1 में अपने किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखना सीखा था। कैसे सीखेंगे इसका रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस लिखना, ट्री डायग्राम से ना। मतलब कोइन को फर्स्ट टाइम टॉस किया तो हेड आएगा या उस पर क्या आएगा, टेल आएगा। 2 आउटकम होंगे इस पे ना। जब कोइन पे हेड आया तो कोइन को फिर से थ्रो किया जाएगा, टॉस किया जाएगा, ठीक है। कोइन पे टेल आएगा तो एक डाई को थ्रो किया जाएगा, है ना। और डाई पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6 में से कुछ भी, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, मान लो फर्स्ट टाइम हेड आया तो सेकंड टाइम क्या आ सकता है, हेड या टेल, है ना। मतलब फर्स्ट टाइम मैंने कोइन को टॉस किया, उस पर हेड आया, तो सेकंड टाइम मेरे को क्या करना है, कोइन ही टॉस करना है, उस पर हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। मतलब फर्स्ट टाइम तो हेड आया और सेकंड टाइम हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है ना। और फर्स्ट टाइम टेल आ गया तो सेकंड टाइम 1, क्योंकि सेकंड टाइम डाई थ्रो हो रही है, 1 T2 T3 T4 T5 और T6, है ना। ये होंगे आउटकम किसमें, सैंपल स्पेस में। टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम होंगे इस सैंपल स्पेस में, इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के। कौन सा रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि फर्स्ट टाइम कोइन को टॉस किया और उस पर हेड आया तो सेकंड टाइम कोइन टॉस किया, और फर्स्ट टाइम कोइन पे टेल आया तो डाई थ्रो की, ठीक है। अब इवेंट ई, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है ना, इसकी क्या करनी है, पासे पर संख्या 4 से बड़ी है ना, पासे पर 4 से बड़ी संख्या प्रकट होना, है ना। तो इवेंट ई क्या है, डाई पे जो नंबर है वो ग्रेटर देन 4 होगा, तो क्या होगा, वो कौन से एलिमेंट होंगे, फिर आउटकम होंगे T5 या T6, है ना। तो सैंपल स्पेस के वो वाले एलिमेंट आउटकम जो इस इवेंट में डिफाइन है वो क्या होंगे, 4 से बड़े कौन से होंगे, T5 या T6, है ना। इधर तो होगा नहीं भी, डाई पे हमें, है ना, डाई पे कई बच्चे ऐसे सोच जाते हैं कि डाई पे नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। इधर तो कोई कंडीशन दी नहीं, ये तो हो ही सकते हैं ना, लेकिन डाई तो फेंकेंगे ना, डाई तो फेंकेंगे तभी तो 4 से बड़ा नंबर आएगा। डाई फिकेगी तो इधर, इनमें तो डाई फिकी नहीं, इन 2 आउटकम में तो डाई फिकी नहीं, तो ये तो आएंगे नहीं, है ना। कई बच्चे ऐसे सोच जाते हैं कि सर कंडीशन किस पे है, डाई पे है, कि डाई पे नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए। इनमें, इन वाले आउटकम में तो कोई कंडीशन ही है नहीं, 4 से बड़ा नंबर तभी तो होगा जब डाई फिकेगी। और डाई कब फिकेगी, जब फर्स्ट टाइम टेल आएगा, ठीक है। तो ये होंगे, है ना। और F एक इवेंट क्या है, जो घटित हो चुका है ना। यदि घटना कम से कम एक चित्त प्रकट होना, कम से कम एक पट प्रकट होना घटित हो गया, होना दिया गया ना। कम से कम एक पट प्रकट होना, है ना, प्रकट होना, एटलीस्ट 1 टेल। तो इसमें कितने आउटकम होंगे, देखो, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सकते उतने। तो इसमें एक टेल है, T1 T2 T3 T4 T5 और T6, ठीक है। ये घटित हो चुकी है घटना ना। अब E इंटरसेक्शन F, सिंस E इंटरसेक्शन F क्या होगा, इंटरसेक्शन F में कौन कौन आएंगे, दोनों में कॉमन क्या है, T5 T6, है ना।
अब आप देखो, अपन यहां मान लो पी ई इंटरसेक्शन एफ अगर फाइंड करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस करके अगर आप ये कर देते हो कि 2/8 तो कितनी हो जाएगी 1/4, या नंबर इसकी प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करें किसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्यों, क्योंकि मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है ना, क्योंकि ये तो फाइंड करना है कि घटना ई की प्रायिकता जब एफ घटित हो चुकी है, मतलब पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज बीन अकर्ड, उसका फॉर्मूला क्या है, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, और पी एफ के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ, एफ में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 कर दोगे तो ये गलत है। बोले सर गलत क्यों है, क्योंकि ये जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है, ये वाले आउटकम क्या है, इक्वली लाइकली नहीं है, सम संभाव्य परिणाम नहीं है। एक्चुअली जब अपने 13.1 का जब अपने इंट्रो स्टार्ट किया था तो शुरुआत के मैंने 17 मिनट आपको बताए थे इक्वली लाइकली और इक्वली लाइकली नहीं वाले इवेंट आउटकम है ना, उसमें मैंने जो एग्जांपल लिया था वो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया था कि हेड या टेल है ना, फर्स्ट टाइम एक कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा तो दोबारा कॉइन और टेल आएगा तो डाई है ना, ये वाले आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4, इसकी 1/4, इसकी क्या होगी देखो 1/2 इंटू 1/6 तो 1/12, ये इक्वली लाइकली नहीं है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे फिर, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इनकी अलग अलग फाइंड करनी पड़ेगी अपन को है ना, एक्सियोमेटिक अप्रोच से प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी इवेंट की। एक्सियोमेटिक अप्रोच क्या कहती है कि किसी भी सैंपल स्पेस, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड सैंपल स्पेस में जो इवेंट डिफाइन है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस इवेंट में जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम। तो देखो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस ये एक आउटकम था, प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 है ना, ये दूसरा आउटकम था, तो इसकी कितनी होगी 1/2, इसकी कितनी होगी देखो, कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब दो में से एक तो 1/2 इंटू डाई पे या 1 2 3 4 5 6 में से क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा, 5 अकेला आउटकम है तो 6 में से एक, इस तरह से कितने हो जाएंगे 2 इंटू 6 ना, तो कितना हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो गया 1/12 प्लस 1/12 कितना आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया 12, 1 प्लस 1 तो 2/12 तो कितना आया 1/6, और यहाँ से देखो कितना आता है, अगर अपन सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस जो कितना आता है 1/4, वो सरासर क्या हो जाता, गलत हो जाता है ना, कितनी आएगी एक्चुअल में, कितनी आएगी एक्जियोमेटिक अप्रोच से है ना, एक्जियोमेटिक अप्रोच से कितनी आएगी 1/6 है ना। आपको मैंने बताया था आपको चेक कर लेना होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस बनेगा उसके आउटकम चेक कर लिया करो फटाक से, इसकी 1/4 1/4 1/12 मतलब इक्वली लाइकली नहीं है, तो किससे करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सियोमेटिक अप्रोच से ही अपन फाइंड करेंगे ना। चलो ये इंटरसेक्शन एफ हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ देखो कहाँ है ना, ये रही, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, जितने भी आउटकम है उनकी प्रोबेबिलिटी का सम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T3, ये हटा रहा हूँ यहाँ से ना, वो हटा रहा हूँ उस तरफ की जो वैल्यूज हैं, ट्री डायग्राम है वो हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6 है ना, तो किसकी कितनी होगी 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 प्लस 1/2 इंटू 1/6 1/12, आगे सबकी 1/12 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 6, तो 1/4 प्लस 1/12 इंटू 6 6 बार है ना, तो 1/2 है ना, तो 1/4 प्लस 1/2 तो एलसीएम आया कितना 4 1 प्लस 2 तो इसकी कितनी आई 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ है ना। अब यहाँ पे जो मेरे को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ई की वो लिखेंगे ना, इसलिए घटना ई की प्रायिकता जबकि घटना एफ
घटित हो चुकी है ना, हो चुकी है। वो क्या होगी, इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी अपन ने कहाँ से फाइंड की, ये रही नंबर फर्स्ट, मान लो इसको 1/6 अपॉन ये रही नंबर सेकंड 3/4, कहाँ से लिखा अपने, बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1/6 इंटू 4/3, 2/2 3 है ना, 2 की टेबल में 2 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ बीन अकर्ड, तो कितनी आई, 2/9, कितनी आई, 2/9। चेक कर ले रहे हैं आंसर नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, 2/9 बिल्कुल सही है। इस तरह से करेंगे ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.1 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।